चलिए विद्यार्थियों, तो हमने क्लास को दोबारा से स्टार्ट किया है। अब आप मुझे बताइए, हाँ जी, आप मुझे बताइए कि अभी जो है आपको कोई वॉइस का प्रॉब्लम तो नहीं है? तो हम फिर से शुरू करते हैं, एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, स्टूडेंट मुझे बता दीजिए, अभी तो ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? हाँ जी, भविष्य, कनक, प्रणाम, आकांक्षा। हाँ जी, अभी तो ठीक है ना? फिर से शुरुआत कर लेते हैं एक बार। क्लियर है ना वॉइस? हाँ जी, गुड इवनिंग, काजल, कमलेश, आमीन, शालिजा, शुभम, नीतू। क्लियर है ना? तो चलिए शुरू करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल हमारी थोड़ी वॉइस का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए जो है कल जो है हमारा वॉइस का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए कल वाली क्लास का जो जो कल हमने पढ़ाया था ना, उसको मैं एक बार आपके लिए रिवाइज कर देता हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो कल से आप आज के साथ कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है? तो देखिए, कल जो है जो हमने क्लास डिस्कस की थी, कल जो हमने क्लास डिस्कस की थी उसमें आप याद रखिएगा कि हमने जो है आपके साथ डिस्कस किया था जनपद की अवधारणा। और हमने आपको बताया था कि जनपद जो है वह उत्तर वैदिक काल से अस्तित्व में आना शुरू हुआ। और इसका निर्माण किससे हुआ है? तो जन से जनपद का निर्माण हुआ है। ये हमें कहाँ कहाँ से देखने को मिलता है? तो पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर मेरठ के पास, अतरंजी खेड़ा एटा, यहाँ से इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। और आप याद रखिएगा इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पे हमें एक तरीके का ग्रामीण अधिवास देखने को मिलता है, यानी लोग जो है झोपड़ी बना के रहा करते थे। वह अलग अलग प्रकार से जो है कृषि किया करते थे और पशुपालन का कार्य करते थे। विविध प्रकार के वो फसलें उगाते थे, जैसे गेहूं उगाते थे, जौ उगाते थे, चावल उगाते थे, गन्ना उगाते थे, तिल उगाते थे। अलग अलग प्रकार के हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिसमें बहुत अच्छे प्रकार के हमें चित्रित धूसर मृदभांड पेंटेड ग्रे वेयर प्राप्त हुए हैं, जो विविध प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां या अलग अलग प्रकार की आकृतियों से युक्त हैं, जिससे इनकी सजावट में काफी अच्छी प्रकार की सजावट देखने को मिलती है। आपको याद रखना है, इसी जनपद से फिर आगे चलकर, ठीक है, इसी जनपद से फिर आगे चलकर जो है महाजनपद का निर्माण देखने को मिलेगा। अब फिर उसके बाद जो है हमने आपको महाजनपद की अवधारणा के बारे में बताया था कि छठी शताब्दी, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसका क्रोनोलॉजी भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से जब नया चैप्टर करेंगे ना तो फिर से मैं आपको बता दूंगा कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 600 ईसा पूर्व 600 बीसी तक आते आते जो उत्तर वैदिक काल में जनपद की अवधारणा है वह महाजनपद की अवधारणा में बदल गई। यानी पूर्व वैदिक काल में जन था, उत्तर वैदिक काल में जनपद हुआ, और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपके आ गया महाजनपद। और हमें जो है कुल मिला के 16 महाजनपद जो है देखने को मिलते हैं। इसमें अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, मत्स्य, सूरसेन। इसको मैंने राज्य के हिसाब से भी बताया था, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में हमें सर्वाधिक महाजनपद देखने को मिलते हैं, जो है हमारे 8। कौन कौन से हैं? तो है कुरु, ये आपका मेरठ के पास था, पांचाल बरेली के पास था, सूरसेन मथुरा के पास था, कौशल अयोध्या के पास था, काशी बनारस के पास, वत्स इलाहाबाद, चेदी बुंदेलखंड का एरिया, और आपका मल्ल जो था वो आपका कुशीनगर का एरिया था। इसके अलावा बिहार में जो थे वो अंग भागलपुर में, मगध पटना गया के क्षेत्र में, और वज्जी वैशाली के क्षेत्र में था, ठीक है। अब राजस्थान में मत्स्य था, जो आपका अलवर, भरतपुर और जयपुर के आसपास का एरिया है, वहां पे देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में अवंती, जो नर्मदा नदी के किनारे था, और सबसे जो दक्षिण में था वो था आपका अश्मक, जो एमपी और महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, ठीक है, आपको याद रखना है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में हमें 2 प्रकार के महाजनपद देखने को मिलते हैं, जो है गांधार और कंबोज, ठीक है। ये 16 महाजनपद आपको याद कर लेने हैं। जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम इसके बारे में और डिटेल्स चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक। फिर उसके बाद महाजनपद की हमने जो है विशेषताएं बताई थी कि यहाँ पे हमें शहरों का व्यापक दुर्गीकरण देखने को मिलता है, यानी किलेबंदी की गई थी, चारों तरफ से जो है उसको घेरा गया था, और ये स्पेशली राजधानी में देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें पत्थर, लकड़ी या ईंटों की दीवारें देखने को मिलती हैं, जैसे कि इसका उदाहरण है कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ है? इलाहाबाद के पास, ठीक। इसको क्यों किया जाता था? तो इसको इसलिए किया जाता था ताकि बाहर पर, ठीक है, बाह्य आक्रमण, कोई बाहर से हमला ना कर दे, उससे रक्षा करनी है। राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है, अपने ऐश्वर्य को दिखाना चाहता है, वह अपने साथ में रहने वाले लोगों के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है,
ठीक है। इस काल तक आते आते 16 महाजनपद के समय में हमें एक स्थायी सेना और नियमित वेतन की प्रणाली देखने को मिलती है, जिसमें हमें आहत सिक्के, इनको पंच मार्क कॉइन कहा जाता था, यानी ये चांदी या तांबे के बनाए जाते थे, चकोर अथवा गोल हुआ करते थे और इन पर ठप्पा मारा जाता था, मोहर मारी जाती थी, ठप्पा मार के जो है इन पर किसी प्रकार का निशान बनाया जाता था। जैसे मान लीजिए आपका जो है कोई पक्षी का निशान बना दिया, कोई पेड़ का निशान बना दिया, इसमें राजा का नाम या राजा की फोटो वगैरह नहीं होती थी, ये आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा उस समय का जो राजा था वो बहुत शक्तिशाली था, उसको ज्यादा पैसा चाहिए था, संसाधन चाहिए थे, इसीलिए इस काल तक आते आते हमें एक रेगुलर पेमेंट सिस्टम, रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम, कर प्रणाली नियमित रूप से देखने को मिलती है। अलग अलग तरीके के जो है उस समय कर आए थे। ठीक है। अभी एनसीईआरटी बुक नहीं आई है, ऐप में देखी थी, प्लीज प्लीज रिप्लाई मी, वो तो हैगा, आप देखिएगा ऐप में। ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास में जाएगा तो आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ जी, नई एनसीईआरटी उसका आ गया है। ठीक, जो बिल्कुल लेटेस्ट एनसीईआरटी है वो आपको हो सकता है अभी ना मिले, वो कई जगह जो है नहीं मिलती। तो अलग अलग तरीके के टैक्स लगाए जाते थे, जैसे कि भाग, भाग क्या होता था, किसानों से लिया जाता था, जो कुल उत्पादन का 1/6वां भाग होता था। शिल्पकार से लिया जाता था, जैसे कुम्हार हो गया, बढ़ई हो गया, लोहार हो गया, उनसे लिया जाता था। जो पशुपालन करते थे उनसे लिया जाता था। अगर किसी वस्तु को खरीदेंगे या बिक्री करेंगे तो लिया जाता था, जैसे आज सेल्स टैक्स जीएसटी जैसा होता है। शिकार जो करते थे, जो खाद्य संग्रहण करते थे, उनके ऊपर भी कर लगता था। यानी हर प्रकार के सामाजिक वर्ग से कर लेकर राजा अपनी स्थिति को शक्तिशाली बना रहा था। ठीक है। अब खेती के समय में भी जो है, कृषि में भी इस काल में बदलाव आए कि अब लकड़ी का हल जो पहले इस्तेमाल होता था, ठीक है, पूर्व वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में लकड़ी पत्थर का हल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। अब लोहे का फाल इस्तेमाल होने लगा, हालांकि लोहे का फाल जो है उत्तर वैदिक काल के बाद से ही स्टार्ट हो गया था। तो इससे क्या हुआ, जुताई गहरी हुई, और जो गहरी जुताई होगी वो ज्यादा उत्पादन देगी, तो एक तरीके का उसे कहते हैं ना कृषि अधिशेष, वो उत्पन्न होगा। बीजारोपण यानी फसल उगाने की पद्धति में बदलाव हुआ। पहले क्या हुआ था, बीजों को ऐसे ही बिखेर दिया जाता था, ऐसे करके फैला दिया जाता था। अब क्या किया कि उनकी सैपलिंग्स बनाई जाती थी, उनके छोटे छोटे पौधे उगाए जाते थे और उनको रोपा जाता था। अब धान की रोपाई शुरू हुई। ठीक है, जैसे अभी करते हैं ना कि खेतों में पानी भर दिया जाता है, फिर उसके बाद धान को रोपा जाता है, तो उस रोपाई से क्या होगा, ज्यादा उत्पादन सुनिश्चित होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम हुआ, ठीक है, हाँ जी, लेटेस्ट वाली एनसीईआरटी, हाँ लेटेस्ट वाली एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, उसके भी कुछ पॉइंट्स हमने इंक्लूड कराए हैं, लेकिन अभी चूंकि लेटेस्ट वाली एनसीईआरटी पूरी आई नहीं है, 6th क्लास की ही आई है, क्लास 6 की आई है, केवल 7th की आई है लेकिन इंग्लिश में आई है, बाकी आई नहीं, इसलिए अभी उसको हमने पूरा नहीं कराया। जब वो पूरी आ जाएगी क्लास 12 तक तब उसको कराएंगे। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र समृद्ध हुए, शहर बने, और किसानों से जो कर वगैरह लिया गया उससे राजा की आय बढ़ी। ठीक है, तो राजा शक्तिशाली हो रहा है। हालांकि इसकी सीमाएं क्या है कि ज्यादातर खेती जो है वो मजदूर करते थे, जो भूमिहीन होते थे, जिनको कम्मकार या कर्मकार कहा जाता है, उनकी स्थिति खराब है। ठीक है, असमान समृद्धि देखने को मिल रही है, अमीर और गरीब का भेद बढ़ रहा है, शहरी और ग्रामीण का भेद बढ़ रहा है, महिला और पुरुष का भेद बढ़ रहा है, स्पेशली मजदूर और दासों की स्थिति खराब है, और यही आगे चलकर छठी शताब्दी ईसा पूर्व के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की तरफ हमको लेके जाएगा। तो ये क्या है, इसकी सीमाएं हैं। अब हमने बात किया था मगध महाजनपद के बारे में। 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो आपका था मगध महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली है। अब क्यों ये सफल हुआ, तो इसके कारक जो है हमने आपके साथ डिस्कस किए थे कि इनके पास काफी प्रचुर संसाधन थे, नदियां थी। ठीक है, नदियों से जो है जल प्राप्त होता था, सिंचाई के साधन प्राप्त होते थे। ठीक है, मछलियां प्राप्त होती थी, परिवहन के साधन प्राप्त होते थे, राजधानी की रक्षा होती थी, कई सारी चीजें वो करते थे। वनों से लकड़ी प्राप्त होती थी और दूसरे बहुमूल्य संसाधन प्राप्त होते थे, है ना, जैसे मोम प्राप्त हो रहा है, ठीक है, आपका जो है शहद प्राप्त हो रहा है, लकड़ी प्राप्त हो रही है, हाथी प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, लोहे के अयस्क थे जिससे हथियार बनाते थे, कृषि उपकरण बनाते थे। ठीक, तो इससे हुआ क्या, गंगा और सोन नदी वगैरह ये मैंने बता दिया। इससे क्या हुआ कि अलग अलग तरीके से जो है वो संसाधन का इस्तेमाल कर पाए और शक्तिशाली बने। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया था।
अलग अलग शासकों ने जो है इसमें भूमिका निभाई, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद, इससे व्यापक विस्तार हुआ। मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में इन्होंने क्या क्या किया था। इनकी राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे थी, जैसे शुरुआती राजधानी इनकी राजगृह थी, राजगीर, जो पहाड़ों से घिरी हुई थी। बाद में जो राजधानी बनाई गई पाटलिपुत्र, वो नदियों से घिरी है, ठीक है। तो ये रक्षा कर रहा है इसका। यहाँ तक कि मगध महाजनपद जो है इतना शक्तिशाली हो गया था कि जब 326 ईसा पूर्व में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ, तो सिकंदर के जो सैनिक थे वो व्यास नदी से आगे नहीं बढ़े, क्योंकि उनके सैनिकों को यह डर लग रहा था कि नंद वंश के जो राजा हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं और वो जो है अपनी सेना से, अपने हाथियों से हमें कुचल ना दे, ठीक है। तो इसी वजह से जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया, वापस लौट गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये हमने आपको बताया था। अच्छा, उसके बाद फिर हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था वज्जी महाजनपद के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या डिस्कस किया था, उसके बाद डिस्कस किया था वज्जी महाजनपद के बारे में। वज्जी महाजनपद एक गण या संघ का उदाहरण है, जिसमें एक राजा नहीं होता था, कई राजा होते थे और उनकी संख्या होती थी हजारों में। कई कई हजार राजा एक साथ बैठ के फैसला कर रहे हैं सभा में, तो सभी राजा सभा में मिलते थे और फैसला लेते थे, ठीक है, याद रखिएगा। इनको कहा जाता था लोगों का समूह या संस्था का शासन। इसको ओलिगार्की या कुलीन वर्गीय तंत्र भी कहते हैं। इसमें बुद्ध और महावीर, अभी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, दोनों का संबंध जो है गण या संघ से था। जैसे कि आपके जो जो गौतम बुद्ध जी थे वो कपिल वस्तु के शाक्य उससे बिलोंग करते थे, और जो महावीर स्वामी थे वो ज्ञात्रक कुल के प्रधान के पुत्र थे। दोनों का संबंध जो है किससे है, गणों से है, ठीक है। एक का संबंध जो है कपिल वस्तु के शाक्यों से होता था, दूसरे का संबंध जो है वो लिच्छवियों से हुआ करता था जो वैशाली के थे, ठीक है। यहां तक कि अजात शत्रु को भी जो है जब वज्जी संघ को जीतना था तो उसके लिए उसको तिकड़म भिलानी पड़ी, उनमें जो है एक तरीके की फूट डालनी पड़ी। आगे चलकर गुप्त राजा समुद्रगुप्त जो है इनको विजय हासिल करेगा, लेकिन ये काफी लंबे समय तक बने रहे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना जी। कनक कह रहे हैं कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वे थक गए थे बहुत युद्ध करते करते। बिल्कुल सही बात है, ये भी रीजन है, ठीक है। रीजन कई सारे हैं, कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि वास्तव में यही रीजन था कि वो थक गए थे, ठीक है। अगर थके हुए नहीं होते तो हमला कर देते, ठीक है। लेकिन इंडियन इतिहासकार तो यही बोला था ना कि अरे डर गया, ठीक है। तो मैं भारतीय दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूँ, इंडियन जो होगा ना वो बोलेगा कि ये हम मुझसे डर गया इसलिए नहीं लड़ा। जो पश्चिमी इतिहासकार है वो बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं था, वो बहुत दूर से चल के आए थे, थक गए थे। तो दोनों तरीके का व्यू है। मैंने आपको जो व्यू बताया इंडियन वाला बताया, इंडियन को खुश होना चाहिए ना भाई, कुछ तो खुश होने के लिए चाहिए भाई, ठीक है। तो भारतीय खुश होने के लिए बोलता है कि देखो हम सिकंदर को भी जो है डरा दिए, ठीक है, सिकंदर भी हमसे डर गया। जो वेस्टर्न हिस्टोरियन है वो बोलेगा नहीं डरा नहीं था, थक गया था, ठीक है। तो वो दोनों तरीके के जो है आप याद रखिएगा, दोनों तरीके के जो है व्यू है, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ जी, सेना जो है थक गई थी, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये सारी चीजें मैंने आपको कल डिस्कस की थी कि वर्ण का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने पूरा बता दिया था। चित्रित धूसर मृदभांड मैंने आपको कल दिखाया था क्या होता है, ठीक है। महत्वपूर्ण महाजनपद मैप में दिया हुआ है, आगे की क्लासों में और आपको विस्तार से मिलेगा। ये आपको एक 4 दीवारी दिखाई गई है जो कौशाम्बी किले की दीवार है, जो ईंटों से बनाई जाती थी आज से 25 साल पहले, 2500 साल पहले। कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि सैनिक अपने परिवार से मिला नहीं था काफी दिन तक, इसलिए लौट गया। वही वाली बात है भाई, दूर दूर तक आ गया था, परिवार से मिले नहीं थे, थक गए थे, तो वो सब भी रीजन है। मैंने आपको बताया ना, जो पश्चिमी इतिहासकार हैं, जो यूरोप के इतिहासकार हैं, वो यही रीजन देते हैं। भारतीय इतिहासकार बोलेगा ये तो डर गया मेरे से, ठीक है। तो इस तरीके का व्यू है, ठीक। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि अजात शत्रु किस तरीके से वज्जी संघ को जीतना चाहता था। इसके लिए उसने अपने मंत्री वस्त्रकार को भेजा, और महात्मा गौतम बुद्ध ने वस्त्रकार को बताया कि भाई वज्जी संघ में जब तक अच्छे काम होते रहेंगे तब तक वज्जी संघ को कोई नहीं हरा सकता। तो फिर उसके बाद अजात शत्रु ने तिकड़म लगाई, और उसने क्या किया कि अजात शत्रु ने वज्जी संघ का जो सभा थी उसमें फूट डलवा दी। कुछ राजाओं को पैसा देकर या संसाधन का लालच लेकर, पद का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जब मगध ने वज्जी पर अटैक किया तब वो मगध का सामना करने के लिए सेना भेजें कि नहीं भेजें इस पे मत नहीं ले सके, कोई फैसला ही नहीं ले सके। सेना पहुंच गई, आक्रमण हो गया, वो सब फैसला ही नहीं ले पाए, और इसी वजह से जो है वज्जी वाले हार गए, ठीक है। हाँ जी, नदियों को पार करना था, बहुत सारा है, ठीक, समझ रहे। तो ये सारी चीज जो है कल हमने आपके साथ डिस्कस की थी।
उसके बाद फिर हम जो है ये वाला चैप्टर आपके साथ डिस्कस करना शुरू करने वाले थे, लेकिन वही वॉइस प्रॉब्लम की वजह से कल हमने इसको डिस्कस करना शुरू नहीं किया था। तो आज हम इस चैप्टर को आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये है आपका चैप्टर नंबर 7, नए प्रश्न और नए विचार। ठीक है, ये क्या है? तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 7, यानी ये है हमारा नया चैप्टर, नए प्रश्न नए विचार। इसमें हम क्या करेंगे? तो इसमें हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखे गए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा, ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आपका कक्षा 6 की एनसीईआरटी का नया चैप्टर, क्लास 6 की एनसीईआरटी का नया चैप्टर, और ये आपका चैप्टर है, ठीक है, ये आपका चैप्टर है अध्याय 7, ठीक है, चैप्टर नंबर 7, अध्याय 7, नए प्रश्न नए विचार। अध्याय 7, नए प्रश्न नए विचार, नए प्रश्न नए विचार। ठीक है, इसको जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एक फ्लो चार्ट बना के कि इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ताकि इसको लेकर क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, तो नए प्रश्न नए विचार में क्या क्या डिस्कस होगा? तो सबसे पहले तो वही चीज जो मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले कालक्रम को समझेंगे। ठीक है, कालक्रम को समझना, क्योंकि कई स्टूडेंट को इसमें दिक्कत हो सकता है कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, कालक्रम को समझना, तो इतिहास में जैसे पहले था उसी तरीके से मैं आपको इसको बताऊंगा। ठीक, फिर उसके बाद जो है हम इसमें बात करेंगे, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, या इसे लिख सकते हैं आपको पृष्ठभूमि। फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पृष्ठभूमि, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं, उन धार्मिक आंदोलन के कारक क्या थे, किन वजह से जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखने को मिले। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, इस पे बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो है आपका बौद्ध धर्म। ठीक है, हम बात करेंगे बौद्ध धर्म पर। ठीक है, बौद्ध धर्म में क्या, तो हम इसका देखेंगे परिचय, हम इसका देखेंगे एक इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या देखेंगे, इसका एक परिचय देखेंगे, और मुख्य रूप से हम इसमें बात करेंगे बुद्ध का जीवन, महात्मा गौतम बुद्ध, बुद्ध का जीवन, ठीक है, बुद्ध का जीवन व उनकी शिक्षाएं, बुद्ध का जीवन व उनकी शिक्षाएं। ठीक है, तो बुद्ध का जीवन कैसा रहा, कहाँ पे उनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने कार्य किया, ठीक है, कहाँ पे जो है वो गए, किस तरीके से कार्य किए, सारा चीज हम देखेंगे। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, मैंने आपको बताया था भाई, दो बार बताया, फिर से बता दूंगा। अभी अभी जो है कालक्रम बनाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का परिचय, बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे उपनिषद पर, कि इसी टाइम पीरियड में उपनिषदों का भी विकास हो रहा था। उपनिषद, ठीक है, किस पे बात करेंगे, उपनिषद। ठीक, और इससे रिलेटेड संबंधित तथ्य, उपनिषद और इससे संबंधित तथ्य। तो इसमें जो आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो आपको दिया हुआ है पाणिनि के बारे में, कि भाई पाणिनि कौन थे उनके बारे में दिया हुआ है, और साथ ही साथ आपको दिया हुआ है षडांग दर्शन के बारे में। ठीक है, आपको दिया हुआ है षडांग दर्शन के बारे में। तो षडांग दर्शन क्या होता है, कैसे इसका संबंध उपनिषदों से है, ये हम करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जैन धर्म पे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जैन धर्म पे। ठीक, जैन धर्म में क्या होगा, तो भाई जैन धर्म का परिचय, जैन धर्म में क्या करेंगे, तो जैन धर्म का परिचय, और साथ ही साथ महावीर स्वामी। ठीक है, जैन धर्म का परिचय और साथ ही साथ महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी और उनकी शिक्षाएं, महावीर स्वामी और उनकी शिक्षाओं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं टॉपिक वाइज इसको देखूं, मतलब वो देखूं, तो ये पहला हो गया कालक्रम समझना, पृष्ठभूमि दूसरा हो गया, बौद्ध धर्म आपका तीसरा टॉपिक हो गया, उपनिषद आपका चौथा हो गया, जैन धर्म आपका पांचवा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद छठा वाला जो आपका है, यहाँ नीचे लिख देता हूं मैं,
छठा वाला यहाँ पे लिख देता हूँ, छठा टॉपिक। छठा टॉपिक हम क्या डिस्कस करेंगे? तो छठा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे संघ, ठीक है, संघ और विहार, ठीक है, संघ क्या होता था और विहार क्या होता था, ठीक है। तो जो बौद्ध धर्म होता था या जैन धर्म होता था, दोनों अपना संघ बनाए हुए थे, और जो भिक्षु वगैरह होते थे वो क्या किया करते थे? अपना विहार में रहते थे। तो ये क्या होता है ये मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ जी, सिद्धार्थ सम्राट अशोक के बेटा बेटी गए थे, ठीक है, वही आप सेम मैसेज कर रहे हैं, ठीक। पाणिनि की अष्टाध्यायी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना? तो ये चीज आपको समझनी है। अब देखिए, अब मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं कालक्रम। तो जो आपको वैदिक काल में कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले हम समझ रहे हैं कालक्रम, ठीक है। क्या समझ रहे हैं? कालक्रम समझ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कालक्रम, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कालक्रम कैसे मैंने आपको बताया था, एक लाइन लंबी सी खींच दीजिए, ठीक है, एक लाइन जो है लंबी सी खींच दीजिए, और उस लाइन में जो है हम शुरू करते हैं, ठीक। जैसे कि वही कहानी, 20 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले, ठीक है, ये आपका क्या हुआ करता था? पूरा पाषाण काल, ठीक है। या इसको ऐसे कर सकते हैं, 20 लाख साल पहले से लेकर आपका आ गया 10,000, यहाँ पे अभी छोटा कर देता हूँ क्योंकि आगे हमें बढ़ना है, 10,000 BC, ठीक। तो 20 लाख से 10,000 BC, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया पूरा पाषाण। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया पूरा पाषाण काल, ठीक है। ये तो मुझे नहीं लगता इसमें तो किसी को कोई समस्या होनी चाहिए। फिर उसके बाद 10,000 BC से अगर हम 5500 पे आ जाएं, 10,000 BC से आप अगर हम 5500 ईसा पूर्व पे आ जाएं, 10,000 BC से 5500 ईसा पूर्व पे आ जाएं, तो ये वाला जो आपका टाइम पीरियड है, ये वाला जो आपका टाइम पीरियड है, ये आपका मध्य पाषाण है, ठीक है। ये वाला टाइम पीरियड आपका मध्य पाषाण काल का है, मध्य पाषाण काल है, ठीक है। पशुपालन वगैरह शुरू हो गया था। फिर उसके बाद 5500 से फिर हम आगे बढ़े और आ गए हम 3000 ईसा पूर्व पे, 3000 ईसा पूर्व पे। तो 3000 ईसा पूर्व का जो आपका काल है, ये जो आपका काल नजर आता है, ये नजर आता है आपका नव पाषाण काल। ये कौन सा काल है? ये आपका है नव पाषाण काल, ठीक है। तो ये तो आपका पूरा कहानी किसकी हो गई? ये आपकी पूरी कहानी हो गई पाषाण काल की। तो ये क्या है? ये आपका पूरा है 20 लाख साल से लेकर 3000 ईसा पूर्व, ये क्या है आपका पाषाण काल, ठीक है। 20 लाख से 3000 ईसा पूर्व आपका है पाषाण काल, ठीक। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था 3000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 500 ईसा पूर्व का काल, 3000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 500 ईसा पूर्व का जो काल है, ठीक है, ये 3000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व का जो काल है, ये आपका ताम्र पाषाण काल है। कैसा काल है? ताम्र पाषाण काल है। ताम्र पाषाण काल कैसा काल था? ऐसा काल था जिसमें तांबे का इस्तेमाल हो रहा था। अब इसी काल में मैंने आपको बताया था, आपको नोट कर लेना है, इसी काल में आपका इतिहास कैसे आगे बढ़ा है। तो कुछ क्षेत्र जो है वह कांस्य युग की तरफ चले गए और कुछ क्षेत्रों में कोई दूसरा डेवलपमेंट देखने को मिला। तो इसी में जो है मैंने आपको बताया था, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 BC तक, 1750 BC तक ये काल आपका कौन सा है? तो ये काल है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ये काल कौन सा है? तो ये काल है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये काल है, ठीक है। अब इसी को फिर मैं आगे बना दे रहा हूं ताकि आपको जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखिए, तो इसी में जो है आपका बीच का काल है, इसी में जो है आपका बीच का काल है 1500 से लेकर, ठीक है, 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व, 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, बार बार फिर कंफ्यूजन ना हो। 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व का जो काल है वह भारतीय इतिहास में जाना जाता है वैदिक काल के नाम से, ठीक है। 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व का जो काल है वह भारतीय इतिहास में जाना जाता है वैदिक काल के नाम से, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, वैदिक काल के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो आपका वैदिक काल है 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व का काल, ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है,
ठीक है, ये आपका कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं भाई, तो वैदिक काल आपका 2 भाग में डिवाइड है। पहला क्या काल है, तो उसे कहा जाता है आपका, ठीक है, पूर्व वैदिक काल। उसे क्या कहते हैं, पूर्व वैदिक काल। ठीक है, क्या कहते हैं, पूर्व वैदिक काल। ये आपका है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, पूर्व वैदिक काल। ये पूर्व वैदिक काल मुख्य रूप से ऋग्वेद पे आधारित है। ये पूर्व वैदिक काल मुख्य रूप से ऋग्वेद पे आधारित है, इसलिए किसी किसी किताब में इसका नाम ऋग्वैदिक काल भी मिलता है। ठीक है ना, जो आप कह रहे थे ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऋग्वैदिक काल का क्या चक्कर है, तो यही चीज है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऋग्वैदिक काल है वो वास्तव में ऋग्वेद पे आधारित काल है, और इसको पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। तो जब भी पूर्व वैदिक काल के बारे में बात होती है, ठीक है, पूर्व वैदिक काल के बारे में बात होती है, तो ऋग्वैदिक काल के बारे में बात हो रही है, जो आपका 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का काल है। और इसका जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व का काल है, उसे कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल कौन सा है, ये आपका है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व का काल। ठीक है, समझ रहे हैं भाई, ठीक है ना जी, समझ में आया आपको। हाँ जी, कहाँ गई भाई, वो कौन थे, गौरी, गौरी राजपूत, आपको समझ में आया भाई। पूर्व वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और चूंकि ये ऋग्वेद पे आधारित है इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद जो काल आया 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व का काल, वो आपका उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, आपको मैंने बताया था, आपको याद भी होगा कि आपका जो 1000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड है, ठीक है, आपका जो 1000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड है, यहां पे जा रहा है ये 1000 ईसा पूर्व, तो 1000 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है ये लोहे की खोज का काल है। ठीक है, ये लोहे की खोज का काल है, और इसी वजह से जो है उत्तर वैदिक काल को, ठीक है, उत्तर वैदिक काल को लौह काल के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसके आगे का पूरा जो इतिहास है वो किस पे जाएगा, वो लौह काल पे जाएगा। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल आपका लौह काल भी है। ठीक है, समझ रहे हैं भाई, याद रहेगा। ठीक है, बनाने को बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना भाई, कहाँ गए भाई वो पूछने वाले, गायब हो गए क्या। ठीक है, जिन्होंने पूछा था उनके लिए तो इतना बड़ा बनाया, वही गायब हो गए। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ अब इसके आगे क्या हुआ, इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो अब देखिए इसके आगे क्या है, तो ये 500 ईसा पूर्व का जो काल है, 500 ईसा पूर्व का जो ये काल है, इस 500 ईसा पूर्व से 100 साल पहले आप आ जाइए। इस 500 ईसा पूर्व से आप क्या कीजिए, 100 साल पहले आ जाइए। ठीक है, 100 साल पहले, यानी आप आ जाइए 600 ईसा पूर्व पे। कहां पे आ जाइए, 600 ईसा पूर्व। ये क्या है, आपका 600 ईसा पूर्व है। ये जो पीले रंग की लाइन है, ये आपका हो गया 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये 600 ईसा पूर्व का जो काल है, ये 600 ईसा पूर्व के काल से लेकर यहां पे आप चले जाइए और यहां तक आ जाइए, ये जो है आपका 300 ईसा पूर्व हो गया। यानी ये जो 300 ईसा पूर्व का काल है, 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व का काल, 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व का काल, इसी को कहा जाता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल इसे ही कहते हैं। तो आपको याद रखना है, जब भी छठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल के बारे में बात की जाती है तो 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व के बीच के काल के बारे में बात हो रही है, और इसे 16 महाजनपद का काल भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे 16 महाजनपद का काल भी कहा जाता है। ये जो है 16 महाजनपद का काल भी है। तो आप कहीं भी पढ़ें कि भाई 16 महाजनपद या छठी शताब्दी ईसा पूर्व, कौन से टाइम पीरियड के बारे में बात हो रही है, तो ये आपकी बात हो रही है 6th सेंचुरी बीसी की, यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व का काल। यानी यह वैदिक काल के बाद आया है। आप देख सकते हैं ना, 1500 से लेकर 500 तो वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल के बाद अगला क्या आया, उत्तर वैदिक काल के बाद आया आपका छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल।
ठीक है ना भाई, फिर से समझा दी, इसमें समझने वाली कौन सी बात है। 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व का काल वैदिक काल है। 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व का काल वैदिक काल है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब यही पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बाद अगला काल कौन सा आया, तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व का जो काल है वो आपका छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है। इसी को 16 महाजनपद का काल कहा जाता है। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया ना, महाजनपद, 16 महाजनपद, मगध साम्राज्य और आपका वज्जी महाजनपद, वो सब जो है आपका छठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में हो रहा था। ठीक है, फिर आप इसके आगे बढ़ जाइएगा, फिर आप इसके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा, इसके आगे आप बढ़ जाइएगा, तो इसी में जो है आप देखिएगा कि अगर मैं इसी में आपको बनाऊं तो ये 300, ठीक है 300, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा ये जो एक सीधी लाइन में ऐसे करके खींच दूं, ऐसे करके, ठीक, और एक लाइन ऐसे खींच दूं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ठीक, दो लाइनें मैंने आपको खींच दी। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो पहली वाली लाइन है, ठीक है, ये पहली वाली जो लाइन है ये है आपकी 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ, सिकंदर का आक्रमण हुआ। इसी टाइम पीरियड में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में ही 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ, सिकंदर का आक्रमण हुआ। ठीक है, 1500 से लेकर 500 को लौह काल भी कह सकते। कैसे कह सकते भाई, 1500 से लेकर 1000 का काल लौह काल थोड़ी होगा। लोहे की खोज कब हुई, 1000 में हुई ना, तो उत्तर वैदिक काल को लौह काल कहा जाएगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल को लौह काल कहा जाएगा, पूर्व वैदिक काल को नहीं कहेंगे। ठीक है, यही तो इसकी डिवाइडिंग लाइन है। तो उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व के बाद का काल उत्तर वैदिक काल आपका है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसी काल में देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ये फिर आगे के टॉपिक में आपके लिए आ जाएगा कि भाई आपका जो 326 ईसा पूर्व का काल है, आपका जो 326 ईसा पूर्व का काल है, इसी में 300 से पहले, इसमें 326 में क्या हुआ, सिकंदर का हमला हुआ। और इसी में 323 ईसा पूर्व, ठीक है, 323 ईसा पूर्व, ठीक है, कहीं कहीं 325 ईसा पूर्व भी मिलता है। यहां पे आपका बन जाएगा मौर्य साम्राज्य। ठीक है, यहां पे आपका क्या बन जाएगा, मौर्य साम्राज्य। तो यहां से फिर आगे की यात्रा शुरू हो जाएगी, फिर मौर्य काल आ जाएगा, उत्तर मौर्य काल आ जाएगा, मौर्योत्तर काल आ जाएगा, गुप्त काल आ जाएगा, फिर वो आगे चल जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का जो काल है ये आपका 325 से लेकर या 323 से लेकर 323 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, लगभग मान के चल सकते हैं ये आपका चला है लगभग 171 बीसी तक चला है। ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं 100 बीसी के आसपास। ठीक है, 100 बीसी लगभग। ठीक है, या इसको 200 कर लेते हैं, 200 बीसी लगभग। ठीक है, एग्जैक्ट डेट जो है वो आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो 300 ईसा पूर्व से लेकर लगभग, ठीक है, 200 ईसा पूर्व तक, लगभग 100 साल तक आपका जो है रहा मौर्य साम्राज्य। ठीक है, लगभग रहा आपका मौर्य साम्राज्य। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना जी, समझ रहे हैं भाई, समझ पा रहे हैं ना भाई ये कालक्रम आप। ठीक है, तो ये जो आपका छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है, 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व का काल, 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व का काल, इसमें जो है, ठीक है, समझ आ गया ना, पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। चलिए मुबारक हो आपको, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो 300 ईसा पूर्व से लेकर या 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व का काल क्या है, तो ये आपका जो है, ठीक है, 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व का काल आपका क्या है, तो ये है आपका छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा अगर हम बात करें। ठीक है, कालक्रम मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब हम जो है बात कर रहे हैं, ये आपका हो गया कालक्रम समझना, ये हो गया आपका कालक्रम समझना। अब दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, तो दूसरा पॉइंट था आपका पृष्ठभूमि। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें धार्मिक आंदोलन क्यों देखने को मिलते हैं, तो अब हम दूसरा पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरा है पॉइंट आपका, ठीक है, दूसरा है पॉइंट आपका पृष्ठभूमि। ठीक है, और इस पृष्ठभूमि में हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, यानी 600 बीसी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक, जो हमें नए विचारों का उद्भव देखने को मिला। ठीक है,
नए विचार, ठीक है, जो हमें नवीन विचारों का उद्भव देखने को मिला, उसके कारक क्या थे? ठीक है, नवीन विचार उद्भव के कारक, नवीन विचार उद्भव कारक, नए विचारों के उद्भव का कारक क्या था? नवीन विचार उद्भव कारक। ठीक है, यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मेंस में भी आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में आप याद रखिएगा, नए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का उदय क्यों हुआ, इस पे मेंस में क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा संभावना है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा अगर क्वेश्चन वोश्चन कुछ नहीं हुआ, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, लगभग 8-10 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, इससे थोड़ा आपके पास समझ में आएगा। ठीक है ना जी, तो देखिए इसमें क्या क्या कारक रहे। ठीक, अब देखिए सबसे पहला चीज तो ये है, नवीन विचार का उद्भव का मतलब क्या हुआ? नवीन विचार का उद्भव हो गया आपका बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, कि भाई बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है वो जो उद्भव होके हमें दिखाई दे रहे हैं, इनका फैक्टर क्या है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड देम। ठीक है, तो इसके कुछ प्रमुख कारक आपको नोट करने हैं, इसके कुछ प्रमुख कारक आपको नोट करने हैं ताकि इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो इसके प्रमुख कारक क्या हैं? ठीक, तो इसका जो पहला कारक है जो आपको नोट करना है वो है, उसे कहा जाता है ब्राह्मण सर्वोच्चता। ठीक है, ब्राह्मण सर्वोच्चता, ब्राह्मण सर्वोच्चता के खिलाफ। ठीक है, ब्राह्मण सर्वोच्चता के खिलाफ क्षत्रिय विरोध, ब्राह्मण सर्वोच्चता के खिलाफ क्षत्रिय विरोध। ठीक है, एक कारक माना जाता है ब्राह्मण सर्वोच्चता के खिलाफ क्षत्रिय विरोध। और ये क्यों हो रहा था? तो ये यज्ञीय प्रभुता के चलते हो रहा था, यज्ञीय प्रभुता के चलते हो रहा था, यज्ञीय प्रभुता के कारण, यज्ञीय प्रभुता के कारण। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं कि हुआ क्या कि उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल तक आते आते, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक गठबंधन सा बन गया था ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच, जिसमें राजा की शक्ति को बढ़ाने के लिए राजा बड़े बड़े अब यज्ञ वगैरह करने लगा था, है ना, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। ठीक है, और इन यज्ञों के माध्यम से राजा की पावर बढ़ रही थी। ठीक है, शुरू में तो राजा को बड़ा मजा आया कि भाई यज्ञ हो रहे हैं बड़े बड़े, खूब पैसा खर्चा हो रहा है, और उन पैसों के माध्यम से जो है राजा अपनी ताकत दिखा रहा है। पूरे कुनबे को जो है बुलाया जाता था, पूरा जो है जनपद महाजनपद आता था और उसको दिखाया जाता था कि देखो राजा कितना शक्तिशाली है, तो सारे लोग राजा का गुणगान करते थे। तो शुरू में तो राजा को बड़ा मजा आया। ठीक है, खूब बढ़िया से जो है वह अपना तैयार वैयार होकर कोट वोट पहन के नहा धो के आता था और अपना जो है सिंहासन पे ऐसे करके बैठ जाता था और कहता था चलो शुरू करो। ठीक है, ऐसे चल रहा है। ठीक, तो उसका 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार चला। अब धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे राजा जो है इन सब चीजों से बोर होने लगा। ठीक है, समझ रहे हैं बोर क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्राह्मण जो है वो लगातार यज्ञों को जो है और ज्यादा बड़ा बनाता जा रहा है, वह जो है उसमें अलग अलग प्रकार के उपहार ले रहा है, वह जो है उसमें बड़ी बड़ी पशुओं की बलि दे रहा है। और जो उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ था, उस वर्ण व्यवस्था के उद्भव में ब्राह्मण जो है सबसे ऊपर है और क्षत्रिय उसके नीचे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे राजा को इस बात को लेकर दिक्कत पैदा होनी शुरू हो गई, एक ईगो क्लैश होना शुरू हो गया ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच, जिसमें क्षत्रिय राजा है तो राजा क्षत्रिय यह महसूस कर रहा है कि भाई यज्ञ हो रहा है, सारा पैसा मैं खर्चा कर रहा हूं, यज्ञ हो रहा है उसमें सारा चीज जो है मेरा जा रहा है और नाम इस ब्राह्मण का हो रहा है, सारा फायदा इसको मिल रहा है और वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर है। ठीक है, मैं इसके नीचे हूं तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो यही कारण है कि आप देखिएगा कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते अब क्षत्रिय राजाओं में इसको लेकर एक प्रकार का असंतोष पैदा हो गया और अब वो चाहते थे कि हम एक विकल्प पैदा कर लें, एक विकल्प खड़ा कर लें ब्राह्मण धर्म के खिलाफ। ठीक है, तो जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है, ठीक है, ब्राह्मण धर्म जो है जिसमें यज्ञ हुआ करते थे, उनके खिलाफ क्षत्रियों का एक विरोध देखा गया। और जब गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी आदि नए विचारकों ने
अपने विचारों का प्रसार करना शुरू किया, तो ये जो नए क्षत्रिय राजा थे उन्होंने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाले हुआ करते थे, वो जो अपनी हायरार्की क्रिएट किए थे, वो जो अपना पदानुक्रम बनाए थे, उनके यहाँ जो वर्ण व्यवस्था टाइप का सिस्टम चलता था, उसमें क्षत्रिय जो थे वो ब्राह्मणों से ऊपर थे। ठीक है, वो बोलते थे क्षत्रिय राजा ऊपर है, ब्राह्मण उसके नीचे है। तो इस बात से क्षत्रिय खुश होते, तो उनका ईगो सेटिस्फाई होता था। और इसी वजह से फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को क्षत्रिय राजाओं ने यानी महाजनपदों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो मगध महाजनपद ने इसको खूब सपोर्ट किया। ठीक है, कौशल महाजनपद ने इसको खूब सपोर्ट किया, मल और बज्जी महाजनपदों ने इसको खूब सपोर्ट किया, गण और संघों ने इसको खूब सपोर्ट किया। और इसी वजह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हो गई। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, यवन और यज्ञ और यवन हवन के नाम पर पशुओं की हत्या की जाती थी। ठीक है, सही है भाई, समझ रहे ना? हाँ जी हाँ जी, घोड़ा घोड़ा वगैरह की कहानी जो थी। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये पहला पॉइंट है जो आपको समझना है। दूसरा वाला पॉइंट क्या है भाई? दूसरा वाला पॉइंट भी इसी से जुड़ा हुआ है कि भाई छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते, छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते क्या हुआ कि नए प्रकार की खेती हो रही है। मैंने आपको बताया था महाजनपद के काल में कृषि व्यवस्था में बदलाव हुआ, तो नई कृषि पद्धति का विकास हुआ। ठीक है, क्या हुआ? नई कृषि पद्धति का विकास, नई कृषि पद्धति का क्या हुआ? विकास हुआ। ठीक, नई कृषि पद्धति का विकास हुआ। ठीक, याद रखिएगा। और ये जो नई कृषि पद्धति का विकास है, इसमें क्या हो रहा है? लोहे का फाल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, लोहे का फाल या लोहे का हल। ठीक है, लोहे का फाल या लोहे का हल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, या फिर जो है कुल्हाड़ी वगैरह इस्तेमाल हो रही है, कुल्हाड़ी वगैरह इस्तेमाल हो रही है। ठीक, इससे क्या हो रहा है? ठीक है, इससे क्या हो रहा है? इससे जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं। और जंगल काटने से क्या हो रहा है? जंगल काटने से क्या हो रहा है? नवीन भूमि आ रही है, नवीन भूमि आ रही है। जंगल की भूमि पर क्या हो रहा है? खेती हो रहा है। ठीक है, तो लोहे का हल और आपका धान की रोपाई की पद्धति, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? ठीक है, लोहे का हल, लोहे का फाल या लोहे का हल और धान रोपाई, लोहे का हल और धान रोपाई, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? ये दोनों मिलके जो है कृषि उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं। और कृषि उत्पादन जो है अधिशेष की तरफ जा रहा है। कृषि उत्पादन किसकी तरफ जा रहा है? अधिशेष की तरफ जा रहा है। यानी अब खेती अच्छी होने लगी है, उससे काफी फायदा होने लगा है। ठीक है, जब कृषि उत्पादन का अधिशेष होगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, राजा के पास भी कर जाएगा भाग के रूप में। और ये जो है आगे चलकर किसकी तरफ चला गया? ये जो है आगे चलकर अर्थव्यवस्था विकास की तरफ चला गया। ये किसकी तरफ चला गया? अर्थव्यवस्था विकास की तरफ चला गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ये चला गया। और इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लाभ किसको हुआ? तो शासक को लाभ हुआ। इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लाभ किसको हुआ? तो शासक का लाभ हुआ। ठीक, और ये जो शासक को लाभ हुआ वह नहीं चाहता है, ठीक है, ये नहीं चाहता है कि अब पशु बलि हो। ठीक है, तो पशु बलि पर जो है रोक लगाने की उसने बात करनी शुरू की। ठीक है, अब राजा हो गया या किसान हो गया या सामान्य जन हो गए, जनपद के लोग हो गए, वो नहीं चाहते हैं कि पशु बलि वगैरह दिया जाए, क्योंकि पशुओं का अब इस्तेमाल हो रहा था खेती किसानी में। तो यही कारण है कि आप देखिएगा कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो आप कह सकते हैं प्रवर्तक थे, चाहे वो महावीर स्वामी हो चाहे महात्मा गौतम बुद्ध हो, दोनों ने जो है पशु बलि की निंदा की, दोनों जो है हिंसा का जो है विरोध किया और अहिंसा के मार्ग पर चलने का जो है सबको क्या दिया? उपदेश दिया। तो ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। अब वो ये नहीं चाहते कि जो है आपका बड़ा बड़ा यज्ञ हो, पशु बलि दी जाए। ठीक है, और इसकी वजह से जो है आपको दिक्कत हुआ। ठीक है, मतलब सर पर्यावरण को नुकसान उस समय भी किया जाता था। अरे भाई, पर्यावरण को नुकसान तो हर जगह होता है। आप जो है मोबाइल फोन चला रहे हो, वो भी पर्यावरण को नुकसान कर रहा है। ठीक है, उसमें से जो है गर्मी निकल रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो इससे व्यक्ति जीना छोड़ छोड़ थोड़ी सकता है भाई। आप चलने के लिए पैर रखो, घास दबेगी, ठीक है, उसमें जो है कोई जीव मर जाएगा, तो ऐसे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इस बात को आप समझिएगा कि भाई मनुष्य जो है बिना पर्यावरण को नुकसान किए जिंदा ही नहीं रह सकता।
आप सांस ले रहे हैं, छोटे छोटे जीव आपके शरीर के अंदर जा रहे हैं, वो बेचारे मर गए, पर्यावरण को नुकसान हो गया, तो क्या व्यक्ति सांस लेना छोड़ देगा? समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई लोग करना तो है ही, ठीक है। उसे कहते हैं ना कि भाई घोड़ा जो है घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? तो ये वही वाली बात है, बहुत ज्यादा पर्यावरण प्रेमी भी आप हो नहीं सकते, एक्सट्रीमिस्ट हो ही नहीं सकते, पर्यावरण के पर ही टिके हुए हैं, उसी का आपको उपभोग करना है। तो उसमें मॉडरेशन हो सकता है, आप एक संतुलन बना के चल सकते हैं कि हाँ आप जो है अपनी आवश्यकता से ज़्यादा जो है आप इस्तेमाल ना करें। गांधी जी भी बोल के गए ना, आपने सुना होगा कि आपकी जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है लेकिन आपके लोभ की नहीं कर सकती। तो पर्यावरण के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए? आवश्यकता वाला होना चाहिए कि भाई जितना जरूरत है उतना ले लो, उसका जो है अति उपभोग मत करो। कि पता चला जो है आपको जो है एक पेड़ से काम चल रहा है, आपने 100 पेड़ काट दिए, क्यों? क्योंकि बस मन कर रहा था। तो ये नहीं करना। बाकी तो है आपको याद ही रखना है कि भाई पर्यावरण के बिना तो आपका काम ही नहीं चलेगा, ठीक है? समझ रहे हैं भाई? ठीक है, तो याद रखिएगा मॉडरेशन चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध भी यही बोल के गए कि एक्सट्रीमिस्ट होकर नहीं काम चलेगा और ना ही बहुत ज्यादा जो है आपको आराम में रहना है। तो ऐसा भी नहीं है कि आज तय कर लें कि नहीं मुझे आईएएस बनना है और मैं जो है अब आज से रात में सोना ही बंद कर दूंगी, ना मैं दिन में सोऊंगी ना रात में सोऊंगी, एकदम बैठे रहूंगी ऐसे नजर लगा के कि मुझे जो है पढ़ना है 24 घंटे। तो ऐसे भी सफल नहीं हो पाइएगा। और ऐसा भी विचार कर ले कि नहीं अब तो मैं सोती ही रहूंगी पूरे दिन, ठीक है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं करना। एक बीच का रास्ता रखना है। तो पर्यावरण के साथ संबंध में भी आपको मध्यम मार्ग पे जो है बल देने की जरूरत है। ना बहुत ज्यादा पर्यावरण का जो है क्षरण करना है और ना ऐसा भी करना है कि आप पर्यावरण के साथ कुछ करें ही ना, ठीक है। अदरवाइज आपके घर में ही पेड़ उग आएगा, ठीक है, जिस घर में आप रह रहे होंगे ना उसी घर में पेड़ उगाएगा, फिर पता चलेगा कि इस पेड़ का करें क्या, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, गांधीवाद में पढ़ाया था, बिल्कुल सही बात बात है, ठीक। तो अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और इससे क्या हुआ? शासक को लाभ हुआ। अब पशु बलि पर रोक लगाने की बात की गई, ठीक है। समझ रहे हैं ना भाई? ये समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए अब इसमें अगला पॉइंट नोट कर लीजिए, इसमें अगला पॉइंट नोट कर लीजिए। तो इसमें अगला पॉइंट क्या है? इसमें सी वाला पॉइंट क्या है? ठीक, इसमें सी वाला पॉइंट क्या है? तो इसमें आप नोट करिएगा कि अब क्या हुआ, वही पिछले वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है कि जो धर्म की जटिलता है, पिछले वाले पॉइंट को ही इलेबोरेट कर रहा हूं कि धर्म की जटिलता के खिलाफ क्या हो रहा है, धर्म की जटिलता के विरुद्ध क्या हो रहा है, ठीक है। धर्म की जटिलता के विरुद्ध क्या हो रहा है? एक तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। वही पशु बलि वाला जो मैंने आपको बताया ना, उसी का इलेबोरेशन है ये। उसके खिलाफ जो है क्या हो रहा है? प्रतिक्रिया हो रही है और इससे जो है नए धर्मों को समर्थन मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है? नए धर्मों को समर्थन मिल रहा है, क्योंकि नए धर्म जो है इसके समर्थन में है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें डी पॉइंट याद रखिएगा, डी पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें वैश्य वर्गों का भी योगदान है। किसका योगदान है? वैश्य वर्ग का। कि भाई जो वैश्य वर्ग हुआ करता था उसकी स्थिति ऐसी थी कि वैश्य वर्ग जो है तीसरे नंबर पर आ रहा है, और वैश्य वर्ग चूंकि तीसरे नंबर पर आ रहा है और वह जो है व्यापार ही करता है, व्यापार करता है, तो भाई सारा टैक्स वो पे कर रहा है। और मजा सब कौन लूट रहा है? तो मजा सब ब्राह्मण लूट रहा है, क्षत्रिय लूट रहा है। इसके ऊपर सारा का सारा बोझा डाल दिया है। तो ये भी चाहता था कि हमें जो है एक ऐसा धर्म मिले जिसमें हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएं, जिसमें हमें भी पूछा जाए, हमारी भी वैल्यू हो। इसी वजह से आप देखिएगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को वैश्य वर्ग ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, ठीक है। जो भी आपकी मर्चेंट कम्युनिटी थी, सबने जो है, आपने सुना होगा बहुत सारे वणिक समुदाय के लोगों ने बड़े बड़े जो है स्तूप बनवाए, ठीक है, विहार बनवाए, चैत्य बनवाए, ठीक है। महात्मा गौतम बुद्ध को बड़ी संख्या में दान वगैरह किए गए। तो ये सब कौन कर रहा था? वैश्य वर्ग। उसके बाद खूब पैसा था, ठीक है। तो वैश्य वर्ग ने जो है, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। बहुत सारे रीजन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इससे भी क्या हुआ? इससे भी क्या हुआ? नवीन धर्म का विकास हुआ। इससे भी क्या हुआ? नवीन धर्म का विकास हुआ, ठीक है। तो ये जो है आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बाकी इसमें और भी पॉइंट है, जैसे कि आपने बताया भाषा का प्रश्न, ठीक है, भाषा का प्रश्न, ठीक है, भाषा का प्रश्न था इसमें कि भाई जो ब्राह्मण होते थे वो संस्कृत का इस्तेमाल करते थे, तो संस्कृत जो है लोगों को समझ में नहीं आती थी। और इसकी तुलना में जो है, इसकी तुलना में जो महात्मा गौतम बुद्ध हैं या फिर आपके महावीर स्वामी हैं,
उन्होंने स्थानीय भाषा इस्तेमाल की, ठीक है, पाली का इस्तेमाल किया, प्राकृत का इस्तेमाल किया। वो आम लोगों के साथ जो है अपने आप को ज्यादा जोड़ सकते थे। जटिलता के बाद क्या लिखा है, कहाँ लिख दिया भाई जटिलता? धर्म की जटिलता के विरुद्ध प्रतिक्रिया, धर्म की जटिलता के विरुद्ध प्रतिक्रिया जिससे हुई नए धर्मों को समर्थन, धर्म की जटिलता के विरुद्ध प्रतिक्रिया जिससे मिला नए धर्मों को समर्थन। अगला पॉइंट है वैश्य वर्ग का समर्थन, इससे हुआ नए धर्म का विकास। और भाषा का प्रश्न भी कर सकते हैं, इसमें संस्कृत की बजाय जो बौद्ध धर्म जैन धर्म वाले थे उन्होंने स्थानीय भाषा का प्रयोग किया, जैसे कि महात्मा गौतम बुद्ध प्राकृत भाषा यानी पाली भाषा का इस्तेमाल किए, जो महावीर स्वामी थे वो मगधी भाषा का इस्तेमाल किए। तो ये जो है आम लोगों के साथ जोड़ रही थी, जिससे जो है उनको सपोर्ट मिला। ठीक है ना भाई, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पृष्ठभूमि, यानी किस तरीके से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो है उद्भव हुआ। ठीक, अब हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, और तीसरा पॉइंट है बौद्ध धर्म का परिचय, बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं। बौद्ध धर्म का परिचय, बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा तीसरा पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, बौद्ध धर्म, उसका परिचय और बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, बौद्ध धर्म। सबसे पहले इसका देख लेते हैं परिचय, ठीक है, फिर उसके बाद बुद्ध का जीवन और फिर उसके बाद उनकी शिक्षाएं। तो बौद्ध धर्म का परिचय, उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं, इस पे अब हम बात करेंगे। ठीक है, संविधान भी काफी जटिल है, आम जनमानस को जल्दी समझ में नहीं आता। हाँ, तो इसकी एक आलोचना कही जा सकती है। ठीक है, लेकिन सर बौद्ध धर्म में तो जातिवादी भेदभाव को समाप्त करना था। हाँ, तो जातिवादी भेदभाव को समाप्त करने की उन्होंने बात की थी, लेकिन इसकी सीमा कही जाती है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है कि भाई जातिवादी भेदभाव बौद्ध धर्म में भी बना रहा था। ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध ने कभी भी ओपनली, ठीक है, जाति व्यवस्था को 100% समाप्त करने की बात नहीं की। ठीक है, ना ही महावीर स्वामी ने की। उन्होंने उसको सरल बनाने की बात की कि भाई उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो जो है कर्म आधारित होनी चाहिए। उसको 100% एलिमिनेट करने की बात उन्होंने नहीं की। ठीक है, ये उनकी सीमा भी है कि महावीर स्वामी हो चाहे महात्मा गौतम बुद्ध हो, दोनों जाति भेद को मिटा नहीं सके। ठीक है, क्योंकि कभी भी खुले तौर पर उन्होंने जो है ये नहीं कहा कि जाति खत्म कर दो, एलिमिनेट जाति। उन्होंने जाति व्यवस्था को सरल बनाने की बात की, उसको कर्म आधारित बनाने की बात की, और उसमें जो भेदभाव उसको समाप्त करने की बात की। ठीक है, लेकिन कभी भी जो है उन्होंने ये नहीं कहा कि जाति व्यवस्था खत्म कर दी जानी चाहिए। ठीक है, एलिमिनेट द जाति, ये उन्होंने कहीं ना कहा, तो याद रखिएगा। ठीक है, उनकी आलोचना है, ये इनकी सीमा है कि चाहे महावीर स्वामी हो चाहे गौतम बुद्ध हो, दोनों जाति को खत्म नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने करा नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य नहीं था। सीधी सी बात है, वो जो थे मुख्य रूप से धर्म सुधार की तरफ जा रहे थे, धर्म सुधार के साथ समाज सुधार करना चाहते थे, तो धर्म उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो मानते थे कि अगर हम अपने धर्म को एस्टेब्लिश करेंगे और उसमें आराम से काम करेंगे तो अपने आप जाति खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने उस पर ज्यादा बल नहीं दिया। इस तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं? आप याद रखिएगा कि जो बौद्ध धर्म का जो संघ होता था, हम आगे बात करेंगे संघीय व्यवस्था, तो उनके संघ में कोई जाति भेद नहीं किया जाता था। ठीक है, जातियां उसमें भी थी, उसमें ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, वैश्य होते थे, शूद्र होते थे, महिला होते थे, सब होते थे, लेकिन उसमें जाति भेद नहीं था। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने ये जरूर इंश्योर किया कि जो उनका संघ होगा, संघ मतलब हो गया उनका ग्रुप ऑफ पीपल, उसमें जाति भेद ना हो। ऐसा ना हो कि जो ब्राह्मण है उसको स्पेशल पोजीशन मिलेगी, जो क्षत्रिय है उसको न्यून पोजीशन मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, हाँ, जातियां बनी रही थी। आप याद रखिएगा, बौद्ध धर्म को बहुत सारे ब्राह्मणों ने जो है आगे बढ़ाया। ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध के बहुत सारे शिष्य जो थे ब्राह्मण ही थे। ठीक है, तो ब्राह्मणों ने ही ब्राह्मणों को काट के बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना भाई? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये आपको आगे क्लास में दिया हुआ है, क्लास 6 में तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसका परिचय क्या है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे भाई? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे आपके, ठीक है, उनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, उनको गौतम, महात्मा बुद्ध कई नामों से जाना जाता है। ठीक, सिद्धार्थ, इनका अन्य नाम गौतम भी था, वो उनका गोत्र था। ठीक है, उनका जो है फैमिली का वो नाम हुआ करता था, फैमिली नेम।
ठीक है, तो उनको गौतम भी कहते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध, बाद में उनका नाम महात्मा गौतम बुद्ध, उनको तथागत भी कहा जाता है, उनको महावैद्य भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे नाम, उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम है। तो संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ, इनको गौतम के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पॉइंट आप इसमें नोट करिएगा। ठीक है, परिचय में आपका ये हो गया ए पॉइंट। ठीक, अब इसमें बी पॉइंट आप नोट करिएगा। बी पॉइंट क्या है? इनका जन्म जो है, ठीक है, इनका जन्म जो है लगभग 2500 साल पहले हुआ था। जन्म लगभग 2500 साल पहले। ठीक है, लगभग जन्म जो है 2500 साल पहले हुआ था। ठीक है, अगर प्रिसाइसली लिखें तो 563 ईसा पूर्व, 563 बीसी। ठीक है, तो 2500 साल पहले हुआ था। ठीक, इसमें सी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ये जो है शाक्य कुल से संबंधित थे। कपिल वस्तु के शाक्य इनके पिताजी थे, कपिल वस्तु के शाक्य के प्रधान, तो ये शाक्य कुल से संबंधित थे। ठीक है, और ये जो है क्षत्रिय थे। ये क्या थे? क्षत्रिय थे। शाक्य कुल से संबंधित थे और ये क्या थे? क्षत्रिय थे। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है ना जी, याद रखेंगे। तो ये इसके कुछ पॉइंट हैं। अब इनकी जीवनी के बारे में आपको बता देता हूँ, जीवन परिचय, वो भी इंपॉर्टेंट है। 563 ईसा पूर्व, हाँ हाँ 563 ईसा पूर्व, सही बात है। संघमित्रा और महेंद्र ने भी बढ़ाया था, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अब इनका बुद्ध का जीवन के कुछ पॉइंट आपको नोट करा देता हूँ। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, क्लास 6 की एनसीईआरटी में जो महात्मा गौतम बुद्ध है उनकी डेट नहीं दी है। अब हिस्ट्री की बुक्स में डेट पे इतना ज्यादा बल नहीं देता है। ठीक है ना, अब हिस्ट्री किताब में आप देखिएगा, क्लास 6 की एनसीईआरटी खोल के देख लीजिएगा, कहीं भी नहीं लिखा है कि महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये तो आपको जो गाइड बुक्स होती है ना उसमें देखने को मिलता है, या आपको जो है एग्जाम में पूछा जाता है। एनसीईआरटी किताब में डेट ही नहीं दी है, क्योंकि अब डेट्स पे बल ही नहीं है, अब डेट्स देता ही नहीं है, मोटा मोटा बात करता है। ठीक है, तो वैसे अगर देखा जाए फैक्चुअल बता देता हूँ 563 ईसा पूर्व। हालांकि वास्तव में महात्मा गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व में जन्म लिए भी थे कि नहीं लिए थे, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। ठीक है ना, जो लुम्बिनी है जहाँ पे उनका जन्म माना जाता है, वहाँ पे जो खुदाई वगैरह हुई है उससे पता चला है कि हो सकता है महात्मा गौतम बुद्ध उससे पहले के जन्म लिए हुए हों। ठीक है, तो इसी वजह से जो है आप याद रखिएगा। हाँ जी, यूपीएससी डेट नहीं पूछता, बिल्कुल सही बात है। तो 563 ईसा पूर्व भी जो है अब डिस्प्यूटेड है कि वास्तव में था भी कि नहीं था। इसी वजह से देखिएगा एनसीईआरटी में डेट देता ही नहीं, हटा देता है। ठीक है, उसने लगभग लिख दिया, लगभग 2500 साल पहले। ठीक है, क्योंकि इससे कंफ्यूजन होता है कि अरे कौन सी तारीख 563 है कि 73 है, कोई बोल रहा 63 है, कोई बोल रहा 73 है। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी ने बोला डेट्स गायब कर दो। ठीक है, तो उसने डेट हटा दिया। बाकी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। तो अब अगर हम बुद्ध के जीवन के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम बुद्ध के जीवन के बारे में बात करें तो आप याद रखिएगा, इसमें कुछ पॉइंट मैं आपको नोट करा देता हूं जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि जन्म है ना, तो जन्म जैसा कि मैंने आपको बताया 563 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था, और इनका जो जन्म स्थान है वो आपका लुम्बिनी में है। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ पे है? लुम्बिनी में है, जो वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। ठीक है, वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है? वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। ठीक है, इनका जो देहावसान हुआ, ठीक है, इनका जो देहांत हुआ, इनका जो देहांत हुआ, ठीक, वो आपका 483 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 483 ईसा पूर्व। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो सिंपल है, महात्मा गौतम बुद्ध जो थे वो 80 साल जिए थे, महावीर स्वामी 72 साल जिए थे, बस इतना याद रख लेना। तो इन दो डेट्स में आपको केवल एक ही डेट याद रखनी है, जन्म याद कर लो 563 ईसा पूर्व, तो मृत्यु अपने आप याद हो जाएगी, है ना, कि वो 80 साल जिए। तो 80 घटा दो इसमें से, तो आ जाएगा आपका 483 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इनका जो देहांत था वो कहाँ पे हुआ था? वो कुशीनगर में हुआ था, कुशीनारा में। ठीक है, कुशीनारा यूपी में। ठीक है, कुशीनारा यूपी में। ठीक है, याद रखेंगे, समझ रहे हैं? हमारे जो सुनील सर हैं उनका जो है होम डिस्ट्रिक्ट है कुशीनारा। ठीक है, सर मुझे बता रहे थे, ठीक है, कि उनकी फैमिली जो है कुशीनारा से बिलोंग करती है। तो मैंने कहा लो आपका तो संबंध महात्मा गौतम बुद्ध से है। ठीक है, तो सुनील सर का जो है होम डिस्ट्रिक्ट, या कह सकते हैं उनका जो जगह है, उनका जो परिवार वगैरह का वो है एंसेस्टर लैंड, कुशीनगर में है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है महात्मा गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, देहांत हुआ था 80 वर्ष की आयु में, याद रख लीजिएगा 80 वर्ष की आयु, तो आप घटा लीजिएगा, ठीक है, तो इसका आपको हिसाब मिल जाएगा। तो 80 वर्ष की आयु में जो है इनका हुआ था देहांत, कहाँ पे, कुशीनगर में, ठीक। अब उसके बाद इसमें सी पॉइंट और नोट कर सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। इन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। 29 वर्ष की आयु में क्या किया, गृह त्यागा, ठीक, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, ठीक, घर त्याग दिया, और ज्ञान प्राप्ति की तलाश में, वो जो है ज्ञान प्राप्ति की तलाश में, ज्ञान प्राप्ति की तलाश में जो है, ठीक, याद रखिएगा, ज्ञान प्राप्ति की तलाश में गए। अब वो क्या कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति की तलाश में निकल गए, ठीक, उन्होंने गृह त्याग दिया, ठीक है, गृह त्याग दिया, ठीक, आवाज आ रही ना भाई, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ जी, उन्होंने गृह त्याग दिया और ज्ञान प्राप्ति की तलाश में निकल गए, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिएगा, जो उनके गृह त्याग है, ठीक है, जो उनका गृह त्याग है उसको एक पर्टिकुलर टर्म्स से डिनोट किया जाता है, उसको एक विशिष्ट वर्ड से डिनोट किया जाता है, और उसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, उनके गृह त्याग को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि महाभिनिष्क्रमण क्या है, तो महात्मा गौतम बुद्ध का गृह त्याग क्या कहलाता है, महाभिनिष्क्रमण कहलाता है, ठीक है, गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। तो इसको जो है मैं यहीं पीछे ही लिख देता हूं, क्योंकि फिर ये जो है आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये क्या है। तो ज्ञान प्राप्ति की तलाश में घर से निकलना क्या कहलाता है, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, याद कर लीजिएगा, महाभिनिष्क्रमण क्या है, महात्मा गौतम बुद्ध का, ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध का ज्ञान की तलाश के लिए गृह त्याग करके घर से निकलना, ठीक है, गृह त्याग करके घर से निकलना। ठीक है ना जी, समझ में आया आपको। तो 29 वर्ष की आयु में जो है उन्होंने गृह त्याग किया और वो ज्ञान प्राप्ति की तलाश में निकल गए, जिसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण, ठीक। अब देखिए इसके आगे का मैं आपको बता देता हूं कि सी पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है, सी पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो देखो डी पॉइंट क्या लिखना है आपको, ठीक है, सी पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा, डी पॉइंट आ जाएगा। क्या वो क्या किए, विविध गुरुओं से मिले, क्या किया वो, विविध गुरुओं से उनका मिलना हुआ, विविध गुरुओं से मिलना, वो जो है विविध गुरुओं से मिले और उन्होंने कोशिश की, ठीक है, और उन्होंने कोशिश की कि वो जो ज्ञान है उसको प्राप्त कर सके, ठीक है, वो विविध गुरुओं से मिले, उन्होंने कोशिश की कि वो जो ज्ञान है उसको प्राप्त कर सके। तो वो जो है कई गुरुओं से मिले, जैसे कि एक गुरु का नाम आप नोट कर सकते हैं, उनका नाम था आलार कलाम, ठीक है, क्या नाम था, आलार कलाम, ठीक है, उनका नाम क्या है, आलार कलाम, आलार कलाम जो है उनका नाम था, ठीक है, आलार कलाम। और इनसे जो है इन्होंने योग विद्या सीखी, इससे इन्होंने क्या किया, योग विद्या सीखी, हालांकि इससे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन इनको मिला नहीं, ठीक है। फिर ये निकल गए, फिर ये जो है ज्ञान प्राप्ति की तलाश में दर दर इधर से उधर जो है घूमते रहे। अंततः जो है आपको याद रखना है, अंततः जो है आपको याद रखना है कि इनको एक पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, इनको जो है एक पीपल वृक्ष के नीचे, एक पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे जो है बोध गया बिहार में, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, बोध गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्त करने के बाद इनको कहा गया बुद्ध, ज्ञान प्राप्त करने के बाद इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया बुद्ध, ठीक है। तो यहां से जो है ये कहलाने शुरू लगे, ठीक है, यहां से ये कहलाने लगे बुद्ध। बुद्ध मतलब हो गया आपका वाइस वन, एक जो है बौद्धिक व्यक्ति, ठीक है, और इसको कहा जाता है निर्वाण। इनको क्या प्राप्त हो गया, निर्वाण, निर्वाण की जो है इनको प्राप्ति हो गई,
निर्वाण का मतलब क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, निर्वाण का मतलब क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक, अब उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया आगे? इसमें जो है आप ध्यान रखिएगा, ई के बाद आ जाएगा आपका एफ। ई के बाद आपका क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, फिर उसके बाद इन्होंने प्रथम उपदेश, ठीक है, फिर उसके बाद जो है इन्होंने प्रथम जो उपदेश दिया है, प्रथम जो उपदेश दिया है वो आप याद रखिएगा, वो कहाँ पे दिया है? सारनाथ में। ठीक है, कनक कह रहे हैं कि अभी जो सर बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है वो भी यही वजह से। देखिए कनक, जो बुद्ध पूर्णिमा है आप याद रखिएगा, बुद्ध पूर्णिमा महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में काफी महत्वपूर्ण है। बुद्ध का जन्म भी उस दिन हुआ था, बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी उस दिन हुआ था, और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी उसी दिन हुई थी। महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन की 3 घटनाएं उस दिन घटी थी। ठीक है, जन्म भी उसी दिन हुआ, ज्ञान प्राप्ति भी उसी दिन हुई, और उनका महापरिनिर्वाण यानी देहांत भी उसी दिन हुआ। ठीक है, तीनों चीजें बुद्ध पूर्णिमा में हुई थी। ठीक है, जन्म भी उसी दिन, मृत्यु भी उसी दिन, और आपका जो है ज्ञान प्राप्ति भी उसी दिन। ठीक है, 3 घटनाएं जुड़ी हैं बुद्ध पूर्णिमा से। ठीक है, याद रखिएगा, केवल महावीर निष्क्रमण ऐसी घटना है जो बुद्ध पूर्णिमा को नहीं हुई थी, बाकी उनके जीवन की बाकी तीनों घटनाएं, 4 घटनाएं इंपॉर्टेंट है ना। तो वो जन्म हो गया, ठीक है, प्रथम ज्ञान प्राप्ति हो गई, और आपका जो है वो हो गया, क्या बताया था मैंने आपको? महापरिनिर्वाण, वो बुद्ध पूर्णिमा में। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, वही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था, जो आपका जो है बनारस में है, जो आपका जो है वाराणसी में है, और इसको कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन। धम्म चक्र प्रवर्तन, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ नॉलेज। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, इसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो उनको जो है धर्म चक्र प्रवर्तन हो गया। ठीक है, खुशीनगर नहीं कुशीनगर है। ठीक है, खुशीनगर नहीं कुशीनगर, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। फिर उसके बाद जो है आगे लगभग, ठीक है, ई एफ के बाद जी, लगभग जो है 45 साल तक, ठीक है, लगभग जो है 45 साल तक उन्होंने जो है उपदेश दिए। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इस बात को। 29 वर्ष की आयु में जो है उन्होंने घर छोड़ा, 6 साल उन्होंने ज्ञान प्राप्ति में टाइम लगाया, 35 वर्ष की आयु में जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और फिर अगले जीवन के 45 साल तक उन्होंने जो है घूम घूम कर उपदेश दिया, और 80 वर्ष की आयु में, ठीक है, 80 वर्ष की आयु में जो है, 80 वर्ष की आयु में जो है, ठीक है, 80 वर्ष की आयु में जो है उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है, 80 वर्ष की आयु में उनको महापरिनिर्वाण यानी देहांत, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है, महापरिनिर्वाण मतलब हो गया देहांत, उनका क्या हो गया? देहांत हो गया। तो ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं निर्वाण, और मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति उनको हुई। ठीक है ना, समझ रहे हैं भाई? हाँ जी, बुद्ध के बाद क्या लिखा है? कहाँ लिखा है भाई बुद्ध? अच्छा, बुद्ध निर्वाण प्राप्ति, बुद्ध के बाद लिखा है निर्वाण प्राप्ति। ठीक है, यह जीवन दुख और कष्टों से भरा हुआ है, ऐसा हमारी इच्छा और लालसा के कारण होता है। वाह, एकदम सही बात है भाई, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ठीक है, एकदम सही है, ठीक, बिल्कुल सही बात है, समझ रहे हैं? ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो है कुछ चीजें और भी हैं। ठीक है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देख लीजिए, देखिए चित्र देखिए, यह आपको जो है सारनाथ का चित्र दिखाया गया है। ये क्या दिखाया गया है? सारनाथ का चित्र। यह एक पर्टिकुलर संरचना है जिसे कहा जाता है स्तूप। इसको क्या कहते हैं? स्तूप। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होता था, उनका देहांत कैसे हुआ था, कैसे देहांत हुआ था, उसकी भी कहानी है। अब आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में दिया नहीं है। ठीक है, देखो, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने देहांत का जो वो है ना समय तारीख खुद चुना था कि भाई इस दिन मेरा देहांत होगा। तो हुआ क्या कि ये जो है, जो आपकी मल्ल महाजनपद है उसकी यात्रा पे थे। तो मल्ल महाजनपद में जो है इन्होंने क्या किया कि एक शिष्य हुआ करता था चुंद, उसके यहाँ जो है इन्होंने भोजन किया, और उससे जो है इनके पेट में बहुत पीड़ा हुई।
इनको जो है रोग वगैरह कुछ हो गया, ठीक है। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं अब जो है मेरे जाने का समय आ गया है। तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि मुझे जो है कुशीनगर ले जाओ, मुझे कुशीनगर में जो है अपना देहांत करना है। तो ये पहले पावा में थे, मल्लों की दो राजधानी थी, पावा और कुशीनारा। तो पावा में थे तो पावा से इनको कुशीनारा लाया गया और वहीं पर जो है उन्होंने देहांत किया, ठीक है। तो ये जो है देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, ये कहलाता है धमेक स्तूप, बिल्कुल सही बात है। ये कौन सा स्तूप है? यह है धमेक स्तूप। ये सारनाथ का स्तूप है। और सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहीं पे जो है इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले उपदेश दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये आपका सारनाथ स्तूप, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये चलिए आपको तो ये तो हो गया। तो आज ऐसा करते हैं, यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब इसके आगे का जो है, जो क्योंकि इनकी शिक्षाएं वगैरह भी थोड़ा अब जल्दी जल्दी तो मैं करा नहीं पाऊंगा, तो उसको जो है हम कल को करेंगे। आज जो है हमारा थोड़ा टाइम ज़्यादा, वही वॉइस का प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा हमारा जो है ख़राब हुआ, बट कोई बात नहीं, आगे की क्लासों में जो है हम इसको मेकअप करेंगे, क्लास का टाइमिंग बढ़ा लेंगे, ठीक है, 2 घंटे से ज़्यादा थोड़ा कर लेंगे। अभी 26 तारीख तक तो थोड़ा हमें कम ही टाइम समय तक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का जो है कल हम डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको आप एक बार पढ़िएगा ज़रूर, और हम कोशिश करेंगे कि काफ़ी अच्छे से चीज़ों को करा सकें। कल वॉइस प्रॉब्लम की वजह से जो है आपको चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, तो आज मैंने उसको दोबारा रिपीट कराया, उसको दोबारा से जो है समझा दिया, मैंने आपको जो है क्रोनोलॉजी भी अच्छे से समझा दी। तो मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, कि आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे जो है आप क्लास कंटिन्यू करते रहिएगा। अगर आप किसी वजह से लाइव नहीं कर पा रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। इस बात की तो गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि चाहे आप लाइव करें या रिकॉर्डेड करें, आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो मैं आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी करा रहा हूँ, वो एक तरीके से पूरा आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री रिवाइज करा रहा हूँ। एक बार अगर क्लास 6 की एनसीईआरटी अच्छे से कर ली तो आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में जो आपकी आगे की क्लास की एनसीईआरटी, क्लास 12th की या क्लास 11th की, उसका मान के चलिए बस आपको 50 या 30 से 40% ही पढ़ना रह जाएगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, केवल कुछ फैक्चुअल नॉलेज बचेगी। तो आप देखिएगा कि क्लास 11 12th की जो हम एनसीईआरटी करेंगे इंडियन हिस्ट्री वाली, वो जल्दी हो जाएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे सारी चीज़ें, ठीक है ना जी, समझ रहे हैं। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल और क्लास को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कल टाइम वही रहेगा 4 बजे, और कल अच्छे से जो है और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप जो है पीडीएफ वगैरह देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, कल मिलते हैं, थैंक यू।